हेलो एवरीवन, आई होप ईच एंड एवरी वेल डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज हर्षित मिश्रा। तो यार थंबनेल देख के समझ ही गए होगा कि यार इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, क्लास 11th की वेक्टर चैप्टर को पूरा वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। तो वैसे एनसीईआरटी में यार वेक्टर चैप्टर अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसे मोशन इन प्लेन चैप्टर में यार इसे देखते हैं। तो स्कूल वाली मैडम, हमारी कोचिंग वाली मैडम, हर कोई यार इस चैप्टर को अलग पहले से ही पढ़ाता है। तो यार इसकी हम रिवीजन करेंगे और चालू करते हैं। तो बात आता है सर कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखो, मैं एक शुरुआत से ही पेस को मेंटेन करके रखूंगा, जिससे कि इस चैप्टर को कम से कम समय में पूरे कॉन्सेप्चुअल के साथ कवर कर सकें। तो समझ रहे हो। तो चालू करते हैं। पहली बात आती है सर कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो यार, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। हर दुनिया की हर क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि दीज आर दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर और एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ लॉ। यानी कि सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट नोट्स में इतना ही लिखेंगे कि यार फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। देख फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम मीज़र कर सकते हैं। भैया क्या कर सकते हैं बबुआ? मीज़र कर सकते हैं। बस फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम मीज़र कर सकते हैं। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी नहीं होती हैं। तो यार जैसे कि आपने कहा सर मेरा हाथ दर्द कर रहा है, आपने कहा सर मेरे पास फीवर हो गया है, हमने कहा कि यार मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो यार फिजिक्स कहता है इन सब चीज़ों को मैं मीज़र नहीं कर पाऊंगा, तो ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगी। समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं। देख फिजिकल क्वांटिटी एक इसका अच्छा रिलेशन याद रखना कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास इसका एक देख फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास उसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है और उसका एक यूनिट होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिख दिया 1 kg। तो 1 क्या है? 1 एक मैग्नीट्यूड है। 1 एक क्या है? 1 एक मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास उसकी खुद की मैग्नीट्यूड होती है और खुद की यूनिट होती है। अगर मैं लिख दूं कि यम यू, यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी, तो कांस्टेंट मान लो यम ले लेते हैं, 1 लेते हैं। तो मैं अगर यूनिट को इधर भेजूँ तो 1/u हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन मिलता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। अगर मैं यूनिट की वैल्यू बढ़ा दूँ तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू घटेगी। अगर मैं मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ा दूँ तो यूनिट की वैल्यू घटेगी। ये एक अच्छा रिलेशन यहाँ से हमको मिलता है। इसे ज़रूर याद रखना। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल से अगर मैं यहाँ समझाऊँ तुम्हें, तो जैसे कि मैंने लिखा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यार जब मैंने यूनिट की क्या बढ़ाई, वैल्यू को बढ़ाई है। जब मैंने ग्राम से केजी में लिया, यानी कि यूनिट की वैल्यू बढ़ाई है। जब यूनिट की वैल्यू बढ़ाई है तो मैग्नीट्यूड देख रहे हो कितना छोटा है, 1 मैग्नीट्यूड है। जब मैंने मैग्नीट्यूड यानी कि ये मैथमेटिकल टर्म्स को यार मैग्नीट्यूड कहते हैं। जितने भी नंबर्स लिखोगे 1 2 3 4 5 6 सब मैग्नीट्यूड होते हैं। तो जब मैंने मैग्नीट्यूड की वैल्यू को बढ़ाया है तो यूनिट की वैल्यू देख रहे हो ग्राम में आया है। यूनिट इसी ग्राम की बड़ी यूनिट क्या है, केजी। लेकिन यहाँ पे देख कितनी छोटी यूनिट आएगी। तो इसका एक रिलेशन होता है कि यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। ये अच्छा रिलेशन याद रखना। और एक रिलेशन और याद रखना कि m1 u2 इज इक्वल टू होता है m2 u2 के। क्या m देख m मतलब मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब यूनिट, समझ रहे हो। तो m1 u2 इज इक्वल टू होता है m2 u2 के इक्वल होता है। जैसे कि ये इसे समझ क्या ये दोनों बातें अलग अलग लिखी गई हैं कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ये क्या ये बातें अलग अलग नहीं, ये दोनों बातें सेम ही है। जैसे कि ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसे अच्छा एक रिलेशन इसे भी याद रखना। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो होती हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम पूरा अच्छा लिख देते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी दो होती है हमारे पास। एक होती है स्केलर, एक होता है वेक्टर। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। देख भैया स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। ध्यान से सुनो, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, सिर्फ और सिर्फ। यानी कि दीज आर दोज क्वांटिटी दैट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू डिफाइन देमसेल्फ। डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, दीज आर दोज क्वांटिटी दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड, यूनिट, दीज आर दोज क्वांटिटी दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज दे मस्ट ओबे द वेक्टर लॉ।
यानी कि अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, अगर वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रही है तो वो चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे कि करंट। करंट क्या है, करंट के पास भी डायरेक्शन होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है, इसलिए हम उसे किसमें, इसलिए उसको हम स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ को ओबे करता हो। देख स्केलर, स्केलर पास जिसके होगी क्या होगी, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगी। शॉर्ट में लिखना पहले बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत मदद करेगा। मैग्नीट्यूड जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड, और यहाँ लिख दो नो डायरेक्शन। शॉर्ट नोट्स भैया ऐसे ही होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, प्लस एंड दे मस्ट बी फॉलो, मस्ट बी फॉलो वेक्टर लॉ, यानी कि वेक्टर लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। एंड दे मस्ट बी फॉलो वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, तभी ये होगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एक वेक्टर, करंट वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता तो वो किस में जाता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी में जाता है। किस में जाता है, स्केलर, समझ लो। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सीरीज कर देते हैं। अब चालू करते हैं यार कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं ना भाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दो फॉर्म होते हैं, एक होता है एक होता है सिंबॉलिक और एक होता है ग्राफिकल। यानी देख रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को दो, एक है सिंबॉलिक यानी कि सिंबल, जैसे आपने कभी कहीं जाते हुए देखा हो कि यार जा रहे हैं कहीं तो वहाँ पे एक बच्चे की ऐसी इमेज बना देती है कि और बैग लेके जाता रहता है तो वहाँ पे लिख देता है कि यार सावधान आगे स्कूल है ना भाई। तो ऐसा आपने देखा होगा कि वो सिंबल बना के इंडिकेट कर देते हैं, जैसे कि कहीं जाते हुए इसे प्लस का साइन बना के रख देते हैं, यानी कि आगे क्या है, आगे एक हॉस्पिटल है, पता चलता है ना। तो वैसे एक सिंबॉलिक तरीका है कि हर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसे सिंबॉलिक तरीका है। जैसे कि देख, जैसे कि हर एक वेक्टर को देख, जो भी वेक्टर क्वांटिटी, मान लो वेक्टर क्वांटिटी कोई ए है, तो मैं यार वेक्टर दिखाने के लिए इस पर हम ऐसे या तो कर देंगे या तो ऐसे कर देंगे या फिर ऐसा एरो बना देंगे हर एक वेक्टर को। और उसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड, अगर देख हर एक वेक्टर क्वांटिटी के पास, हमने कहा उसके पास मैग्नीट्यूड होती है, उसके पास डायरेक्शन होती है, तो देख वेक्टर को, हर एक वेक्टर को ऐसे दिखाएंगे और उसकी मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉड ऐसे दिखाएंगे, दो दो ऐसे डंडे ऐसे खींच देंगे। और इसके ये क्या बनाता है, वेक्टर क्वांटिटी ये क्या बनाता है कि मैग्नीट्यूड है, और ये यूनिट बताने के लिए ऐसे ऐसे ऊपर कैप लगा देंगे। यानी कि ये क्या बताता है कि इसके पास डायरेक्शन भी है। यानी कि जब मैंने इस पर ऐसे एक एरो खींच दिया तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर। और ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और ये क्या बताता है, डायरेक्शन। ये जो देखो हमने क्या भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एक सिंबॉलिक होता है, एक ग्राफिकल होता है। सिंबॉलिक का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, जैसे कि कहीं यार जाते रहो तो एक बच्चे की ऐसे बैग टांग के ऐसे इमेज बना देगा, यानी कि लिख देगा कि यार आगे सावधान आगे स्कूल है। तो वैसे ही सिंबॉलिक एक तरीका होता है, जैसे कि हर एक वेक्टर को ऊपर एक ऐसे एरो खींच देते हैं या फिर ऐसे एरो ऐसे खींच देते हैं, यानी कि वो ये बताता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, तभी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो उसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाएंगे और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। बोलो बात समझ आई, बोलो बात समझ आई। ये हो गया इसका सिंबॉलिक। तो ग्राफिकल, देख ग्राफिकल कैसा होता है, ग्राफिकल आपने कहीं जाकर देखा होगा कि यार ऐसे एरो लगा देते हैं, ऐसे बड़े से ऐसे हाईवे पे ऐसे ऊपर एरो लिख लगाया था, तो उससे लिखा रहा था कि यार तुम्हें वाराणसी जाना है तो इधर जाओ, है ना, लखनऊ जाना है तो इधर जाओ, ऐसे ऐसे करके एरो बना के दिखाता है ना। तो वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है कि देखो ग्राफिकल में एक ऐसे तीर, एक सामने ऐसे तीर होती है, और इसे ऊपर वाले क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम हेड, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम हेड, हेड। और ये क्या बताता है, ये बताता है भैया डायरेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा हाईवे पे लगा रहता है, इसे क्या बताता है, डायरेक्शन। और ये क्या होता है, ये होता है टेल। और उसकी बीच, इस बीच को लेंथ को इसको कहते हैं हम क्या, इस बीच को लेंथ कहते हैं भैया मैग्नीट्यूड। इस बीच के डिस्टेंस को कहते हैं मैग्नीट्यूड।
यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल वाले में थोड़ा क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी समझने में, तो इसको हम आगे देखेंगे और भी अच्छे तरीके से जब हम पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे तुम्हें और क्लियरिटी मिलेगी इसमें ग्राफिकल वाले रिप्रेजेंटेशन में। अभी तक के लिए मैंने इसमें बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसका एक सिंबॉलिक होता है। देखा हर एक वेक्टर पास उसके पास वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसके बाद मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाएंगे, यूनिट को ऐसे दिखाएंगे हर, और ग्राफिकल में ऐसे एक तीर होती है तो उसको आगे वाले कहते हैं क्या, और हेड कहते हैं उसे। हेड क्या कहता है, हेड क्या करता है, हेड क्या करता है, हेड बताता है डायरेक्शन, और पीछे वाला टेल, टेल क्या होता है, टेल, और बीच में क्या होती है, बीच में होती है भैया हमारी क्या, मैग्नीट्यूड। बोल बात समझ आई। हमने पहले ही कहा था भाई पीस को मेंटेन करके चलेंगे, समझ रहे हो। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की। बात कर लेते हैं भैया किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की। देख प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की, वेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज दो है। पहली क्या प्रॉपर्टी कहती है कि यार देख हम बात करेंगे कि यार प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी विदाउट चेंज इन ए वेक्टर इन ए प्लेन शिफ्टेड विदाउट चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर कोई प्लेन है, देख समझाता हूँ, देख अगर कोई ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और कोई अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है, अगर इसमें कोई ऐसे वेक्टर है, वेक्टर ए है मान लो, वेक्टर ए है, और मान लो ये कुछ एंगल ऐसे कुछ बना रहा होगा, अगर मैं इसे शिफ्ट ऐसे कर दूं, अगर मैं इसे ऐसे शिफ्ट कर दूं, अगर मैं इसे एक ऐसा और बना दूं इसमें प्लेन में, तो यार इसके ना ही किसी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना, कितने ऐसे ऐसे इसकी इसी तो मैग्नीट्यूड यह बताया था, इस लेंथ को तो मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यार इस लेंथ ना ही इसकी कोई मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा और ना ही किसी से एंगल में चेंज आएगा। लिख लो अगर लिखना हो तो, समझ रहे हो कि ए वेक्टर इन ए प्लेन शिफ्टेड विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड और विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। समझ रहे हो, बोलो बात समझ आई। लिख सकता हूँ नो चेंज इन, देख नो चेंज इन, देखो वेक्टर शिफ्टिंग नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बोलो बात समझ आई। इसे नाम देते हैं भाई शिपमेंट ऑफ वेक्टर। देख पहला क्या है, शिपमेंट ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। दूसरा क्या था, रोटेशन ऑफ वेक्टर। देख पहला क्या, देख प्रॉपर्टीज पहला क्या था, देख शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। हमने कहा भाई इस वेक्टर, इस ए वेक्टर को इस वे वेक्टर को यार शिफ्ट कर दोगे तो इसके ना ही किसी, इसके ना ही नो चेंज इन डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आएगा और इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा क्या कहता है, रोटेशन ऑफ वेक्टर। मान लो इस वेक्टर, मान लो यहाँ पे समझो, अगर कोई ऐसे वेक्टर है, अगर कोई ऐसा वेक्टर है ए, मान लो ए वेक्टर, मान लो वेक्टर ए, अगर तुम इसे 2 पाई यानी कि 360 डिग्री पे ऐसे घुमा देते हो, 360 डिग्री पे ऐसे घुमा देते हो, तो उसके मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन में, उसके एंगल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बोल बात समझ आई, बोल बात समझ आई। अब देखो, अब देखो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर। देख मान ले वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर बी है,
तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या करेंगे, जैसे जानते हो हेड है, ये टेल है, तो जब भी एंगल लेंगे तो हेड को हेड से जोड़ेंगे। देख इसके दो एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, या फिर हेड से हेड, यानी कि देख हेड से हेड जोड़ दे, हेड जानते हो ये होता है, यहाँ मैंने बताया था हेड, यानी कि हेड ये होता है, या फिर देख ये वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर हो गया, मैंने यहाँ पे इसे उठा के यहाँ ऐसे बना लिया और इसे ऐसे, यानी कि या फिर मैं इसे उल्टा कर दूँ, उल्टा करके मतलब ये जो है ना इसको मैं ऐसे करके पूरा ऐसे घुमा दूँ, अरे समझ पा रहे हो, अरे समझ पा रहे हो, इसका दोनों, या फिर देखो हेड से हेड मिला लो, या फिर देख हेड से हेड मिला दो, ये हो गया क्या वेक्टर ए, ये क्या हो गया वेक्टर बी, और लेना क्या है स्मॉल एंगल हमेशा लेना है, ये वाला एंगल बड़ा वाला मत ले लेना, हमेशा स्मॉल एंगल लेना है। ये हो गया पहला, हेड से मैंने क्या किया है, देख हेड से हेड मिला दो या फिर टेल से टेल मिला दो, देखिए हो गया वेक्टर, देख यही वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका टेल, अब इस वेक्टर को मैंने ऐसे करके लगा दिया, अरे देख रहे हो इस वेक्टर को मैंने ऐसे करके लिख लिया, इस वेक्टर को हमने ऐसे करके लिख दिया, यानी कि यहाँ पे क्या किया, देख हेड से देख टेल से टेल मिला दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया इस वेक्टर को ऐसे करके यहाँ पे इसके हेड से हेड को मिलाया, या फिर हेड से हेड मिला दो या फिर टेल से टेल मिला दो, और लेना क्या है हमेशा स्मॉल एंगल। बोल बात समझ में आई, इसे कहते हैं भैया एंगल बिटवीन वेक्टर। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो इस पे दे देगा कि इस पे दे देगा कि यार ये 120 डिग्री है, तो 180 पूरा ऐसा होता है, 180 में से 120 निकाल दो तो अंदर वाला कितना निकल आ जाएगा, देख लेना कितना निकलेगा। अब बात करते हैं यार, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। यार मैंने हेडिंग नहीं डाली यार, हेडिंग डाल लेना। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की देख बात करते हैं, तो पहला टाइप क्या आता है, देख इक्वल वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर, सुन ध्यान से, दीज आर दोज वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दीज आर दोज वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये देखिए क्या बताता है, ये एक मैग्नीट्यूड बताता है, ये क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है, और ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन, यानी कि दीज आर दोज वेक्टर व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, देख इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, दीज आर दोज वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन बता रही हैं। देख पैरेलल वेक्टर क्या होता है, देख ये समझ रहे हो, इक्वल वेक्टर समझ रहे हो। देख फिर पैरेलल वेक्टर क्या होता है, दीज आर दोज वेक्टर, सुन ध्यान से सुन, डिफिनीशन आपने पहली वाली कॉपी में लिखा होगा, शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट में डिफिनीशन नहीं लिखना है, तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो देख पैरेलल क्या होता है, देख पैरेलल वेक्टर क्या होता है, दीज आर दोज वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी डिफाइन, यानी कि मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भी नहीं बताती, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो यार देख पैरेलल वेक्टर क्या होता है, दीज आर दोज वेक्टर विच सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, देख इसका मैग्नीट्यूड इससे छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताती, ये सेम डायरेक्शन को बताती हैं। यहाँ पे यार नोट करके यार लिख लेना कि ऑल और पैरेलल वेक्टर इज नॉट इक्वल वेक्टर। बात समझ आई। देख क्या लिखना, देख ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर बट नॉट ऑल पैरेलल वेक्टर इज ए वेक्टर, बट नॉट ऑल पैरेलल वेक्टर इज ए इक्वल वेक्टर। बोल बात समझ आई। तो तीसरा बात आता है, देख एंटी पैरेलल वेक्टर, देख दीज आर दोज वेक्टर हु डायरेक्शन इज अपोजिट, दीज आर दोज वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड के बारे में ये भी कुछ नहीं बताती, यानी दीज आर दोज वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अपोजिट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी डिफाइन। ये देख इसका देख डायरेक्शन, ये माइनस साइन, देख ये माइनस साइन कोई ऐसा नहीं बताती कि ये क्वांटिटी छोटी है, माइनस साइन क्या बताती है, माइनस साइन ये बताती है कि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। ये माइनस साइन किस लिए लगाया जानते हो, ये बताती है कि इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है। जस्ट बोलो बात समझ आई। ये कोई बड़ी और छोटी वैल्यू नहीं बताती, ये बताती है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, बस ये इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया है। ये एंटी पैरेलल वेक्टर होता है, यानी दोज वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अपोजिट। बोलो बात समझ आई। देख अब बात करते हैं, देख को इनिशियल वेक्टर, देख को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, दीज आर दोज वेक्टर विच एक्ट ऑन ए सेम पॉइंट, यानी देख सेम पॉइंट क्या मतलब, देख इधर से मान लो तू फोर्स, देख को इनिशियल वेक्टर, देख विच दीज आर दोज वेक्टर विच एक्ट ऑन ए सेम पॉइंट, देख यानी कि देख इधर पे मान लो तू फोर्स लगा रहा है, इधर पे मान लो तूने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से कौन फोर्स लगेगी, देख मान ले यहाँ पे इधर से तुमने फोर्स लगाया,
इधर से क्या लगेगी, इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, उधर से क्या, इधर से नॉर्मल वाली फोर्स लगेगी। तो ये देखिए, ये दीज आर दोज वेक्टर विच एक्ट ऑन ए सेम पॉइंट, यानी कि देखिए फोर्स कितना लग रहा है, एक सेम पॉइंट पे लग रहा है, इसे कहते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। बोल बात समझ में आई, बोल बात समझ में आई। दीज आर दोज वेक्टर विच एक्ट ऑन ए अलोंग द लाइन। देख, हाँ देखिए वेक्टर कैसे होता है, देख विच जो एक अलोंग यानी कि एक सेम लाइन में लगे। जैसे कि देख तुमने बॉक्स को इधर ऐसे फोर्स लगाया, यानी कि इधर से एक फोर्स तुमने लगाया, एक इधर फोर्स, देखिए फोर्स एक तुमने ऐसे लगाया और एक फोर्स इधर से कौन लगेगी, वो कौन सी फोर्स होती है यार, फ्रैक्शन फोर्स, फ्रिक्शन ये देख इधर से कौन, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन। एक फोर्स इधर तुमने लगाया, एक फोर्स इधर से फ्रिक्शन लगेगी, ये क्या है, दोनों फोर्स एक सेम लाइन में लग रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। बोल बात समझ में आई। देख ये वेक्टर, एक फोर्स तुमने इधर से लगाया, एक फोर्स तुम इधर से लगा रहे हो, एक फोर्स इधर फ्रिक्शन से लग रही थी, यानी कि दीज आर दोज वेक्टर विच एक्ट ऑन ए सेम पॉइंट, यानी कि ये फोर्सेस दोनों एक सेम लाइन में लग रही हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। बोल बात समझ में आई। देख को प्लेनर वेक्टर क्या होती है, मान ले कोई प्लेन है, इसमें कोई ए वेक्टर है, इसमें कोई वी वेक्टर है, इसमें कोई वी वेक्टर है और इसमें मान लो कोई सी वेक्टर है, यानी दीज आर दोज वेक्टर विच लाई इन ए सेम प्लेन। देख ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, एक तीनों प्लेन में लाई कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं यार ये क्या है, एक को प्लेनर वेक्टर है। नल वेक्टर क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड ही जीरो होती है। दीज आर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, डायरेक्शन मे और मे नॉट, डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं होती, डायरेक्शन नॉट डिफाइन। देख यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर देख आई कैप, कैप देख कैप से डिनोट करते हैं इसे, ये क्या बताता है, ए वेक्टर उसकी ये कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर की क्या होती है, इसकी बहुत जरूरी है। देख यूनिट वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिटी होती है। यूनिट वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड यूनिटी होती है, इसका फार्मूला ये होता है, ए इंपॉर्टेंट है। बोल बात समझ भाई, आगे बढ़ सकते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं यार रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पहले थोड़ा सा आई कैप, के कैप, जे कैप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि मान लो ये भाई एक्स एक्सिस है, जब एक्स एक्सिस पे मान लो कोई चीटी बहुत ही क्रांतिकारी थी, जब एक्स एक्सिस पे चल रही थी। बट जब कोई चीज़ एक्स एक्सिस पे चलते हैं, उसको डायरेक्शन को हम बताने के लिए उसे हम डिनोट करते हैं आई कैप से, ऐसे। यानी कि अगर कोई भी चीज़ अगर एक्स एक्सिस पे चल रही है तो हम उसे आई कैप से डिनोट करते हैं। बोल बात समझ आई। और वहीं अगर कोई चीज़ ऐसे वाई एक्सिस में चलती है, अगर कोई चीज़ ऐसे कोई वाई एक्सिस में चलती है तो उसे डायरेक्शन को बताने के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई डायरेक्शन नहीं बताती, डायरेक्शन क्या बताती है, अगर कोई एक्स एक्सिस चल रही है तो उसे डायरेक्शन को दिखाते हैं हम आई कैप से, यानी कि वो आई कैप डायरेक्शन को बताती है कि वो एक्स एक्सिस में चल रही थी। और अगर कोई चीज़ वाई में चल रही है तो उसे हम जे कैप से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी चीज़ वाई एक्सिस में चल रही है तो उसे हम जे कैप से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी चीज़, अगर आज तक भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, लेकिन जेड एक्सिस के बारे में हो सकता हो ना सुना हो। तो यार जेड एक्सिस वो होती है जो कि ऐसे हो, यानी कि ये 3D में होता है भाई। इसे हम बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे तो बना देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली होता कैसा है, एक्चुअली ऐसे होता है, ऐसे यहाँ से। तो 3D में यार दिखा नहीं सकते, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। तब जब भी कोई भी चीज़ जेड एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस में रहेगी तो आई कैप से, वाई एक्सिस में रहेगी तो जे कैप से डिनोट करेंगे। अगर कोई भी चीज़ जेड एक्सिस में रहेगी तो उसे हम के कैप से डिनोट करेंगे। बोल बात समझ आई। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्लियर है। बोल बात समझ आई। तो बात कर लेते हैं अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। देख रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि अगर जब भी हम इसका कंपोनेंट मतलब दो भागों में, देख रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का फील लोगे। देख अगर मैं पूछूं, इसमें मैं इरेज कर देता हूं, अगर मैं पूछूं अगर कोई ये बॉक्स है, अगर ये कोई बॉक्स है, ये कोई ए पॉइंट पे है, और तुमने भाई इधर से कितने का 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लो तुमने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बॉक्स भाई डिस्प्लेस करके किसी पॉइंट बी पे आ गया। अगर मैं पूछूं कि यार इस बॉक्स को पॉइंट ए से इस बॉक्स को पॉइंट बी तक जाने में कितनी फोर्स लगी होगी, तो यार अगर तुमने 10 न्यूटन से इस पर फोर्स लगाया तो भाई ऑब्वियसली बात है कि यार यहाँ बी तक पॉइंट आने में 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बोल बात समझ आई। तो हाँ सर भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। अगर मैं यही कह दूँ इस बॉक्स पे मान लो तुमने किसी, अब यहाँ एंगल पे मान लो किसी एंगल पे तुमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया। बोलो समझ रहा है। अगर तुमने किसी एंगल पे ऐसे फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, तो कुछ ये बॉक्स कुछ ऐसे एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगा, मतलब कि कुछ बॉक्स ऐसे गया होगा और कुछ इसका फोर्स ऐसे। एक मिनट,
मान लो यहाँ पे तुमने इस बॉक्स पे देखो, मान लो तुमने इस बॉक्स पे ऐसे करके यहाँ पे फोर्स लगा दिया, तो ये बॉक्स डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गई। ये बॉक्स तुमने अगर मान लो ऐसे, अब यहाँ पे जो ऐसे फोर्स लगा रहे थे, मान लो किसी तुमने एंगल पे फोर्स लगा दिया, जब यहाँ पे तुमने फोर्स लगा दिया तो भाई ये बॉक्स डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ तक आ गई। बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई? फोर्स लगा दिया तो ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करके आ गई। अब जो ये ध्यान से सुन भाई, अब जो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, अब ये कुछ फोर्स कुछ इसका पार्ट एक्स एक्सिस में लगा होगा इस फोर्स का, और इसी फोर्स का कुछ पार्ट वाई एक्सिस में लगा होगा। बोल बात समझ भाई? बोल बात समझ भाई? यानी कि जब ये 10 न्यूटन का तुमने फोर्स किसी एंगल पे लगा दिया, जब 10 न्यूटन का फोर्स किसी एंगल पे लगा दिया, तो यार बॉक्स यहाँ से जब यहाँ डिस्प्लेस करके आई, यानी कि इसका फोर्स कुछ एब एक्सिस में लगा होगा, और यही फोर्स का कुछ इंपैक्ट कुछ हमें वाई एक्सिस में देखने को मिलेगा। बोल बात समझ भाई? बोल बात समझ भाई? इसीलिए भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन यानी कि इसका दो कंपोनेंट कर देते हैं, यानी कि ये जो फोर्स लगी है ना भाई, अब ये फोर्स नहीं रह चुके, अब इसका कुछ फोर्स का भाग यहाँ पे आ चुका है, यानी कि हम इसे एफ एक्स से डिनोट करते हैं। एफ एक्स कितना हो जाएगा 10, ये जब ये देखो कितना हो जाएगा कॉस 10 कॉस 53 डिग्री। ये कॉस कैसे आया यहाँ पे? यहाँ मुझे नहीं लगता भाई स्कूल वाली मैडम ने तो बताया ही होगा। देखो यहाँ पे देखो मैं कैसे, मुझे कैसे, मैं मेरी मास्टर ने देखो कैसे बताया था कि जब जब ये वेक्टर, यानी कि जो ये देख रहे हो, जब ये वेक्टर जब एंगल के साथ जब जाएगा तो कॉस आएगा। यहाँ पे बिना एंगल के जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एंगल तुम्हें नहीं, यहाँ पे एंगल कुछ तो है लेकिन तुम्हें यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो जब ये ऐसे जाएगा तो इसे हम कहते हैं एफ वाई, जिसे हम डिनोट करते हैं 10, यहाँ पे साइन थीटा, साइन और थीटा जगह यहाँ पे क्या 53 डिग्री, 53 डिग्री। देखो जब ये एंगल के साथ जाएगा, यानी जब एंगल गिवन होगा, जब गिवन एंगल के साथ जाएगा तो कॉस आएगा, और जब बिना गिवन एंगल के साथ जाएगा तो साइन आएगा। वैसे तुम्हें हो सकता है किसी और तरीके से पता हो, वो भाई अपना देख लेना। तो रिजोल्यूशन का मतलब समझना है, यानी कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि इसका हम दो कंपोनेंट करेंगे, यानी कि इसका जो ये 10 न्यूटन का फोर्स था, यानी कि इसका भाग कुछ इस पे गया होगा, अब इसका भाग कुछ इस पे गया होगा। बोल बात समझ आई? बोल बात समझ आई? तो एफ एक्स इक्वल टू ऐसे हो जाता है कॉस थीटा, अगर मान लो यहाँ पे मैं थीटा लिख देता तो कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ पे 10 कॉस, ऐसे न्यूमेरिकल में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो कॉस 53 जितना होता है उतना पुट करके ऐसे सॉल्व कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बोल बात समझ आई? तो भाई यहाँ पे था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो अब यहाँ पे यार जो मैं तुम्हें बातें बताता हूँ इसको यार याद रखना कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जब करते हैं, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जब करते हैं, तो अगर कोई तुमसे एफ एक्स की वैल्यू पूछे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा मान लो यहाँ पे दिया है 10, मान लो कुछ भी दिया तो 10 कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, मान लो यहाँ पे थीटा एंगल दिया होता, और इसके साथ जब जाएगा तो साइन 10, देखो 10 साइन 53 डिग्री आएगा। इसको बात को आपको भैया टैटू करके भाई अपनी दीवारों पे छपवा देना, बहुत ज़रूरी है। और कोई अगर मान लो इसमें एंगल पूछता, तो मान लो जब ये निकल आता, मान लो कुछ भी यहाँ पे कुछ वैल्यू आती, मान लो 4, यहाँ पे 3, तो अगर वैल्यू पूछता अगर 10 थीटा, यानी कि अगर डायरेक्ट एंगल पूछता 10 थीटा इक्वल टू कितना लगा देते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उतना तुम्हें जानते होगे, यानी परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, और बेस क्या है, ए एक्स। यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भाई यहाँ तुम्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जब यहाँ पे हम 2D कंपोनेंट कर रहे हो, जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 3D कंपोनेंट का करेंगे, जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी 3D कंपोनेंट का करेंगे, तो आई होप भाई तुम्हें पता ही होगा, भाई स्कूल वाली मैडम बताई होंगी। तो जब 3D कंपोनेंट है तो सिर्फ 2D कंपोनेंट का था, जब 3D कंपोनेंट का करेंगे, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब 3D कंपोनेंट का करेंगे, तो कंपोनेंट्स, देखो जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब हम 3D कंपोनेंट का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। देखो कॉस अल्फा क्या होगा, देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ पॉइंट भाई याद करने होंगे। देखो कॉस अल्फा क्या हो जाता है, ए वेक्टर, सॉरी ए एक्स बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ तो कॉस बीटा क्या हो जाता है, ए वाई ए का मैग्नीट्यूड। और कॉस गामा क्या हो जाता है, ए जेड ए का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे तुम्हें कुछ और, यहाँ पे जब 3D कंपोनेंट का करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉस एफ एक्स का इतना आ रहा था, वैसे जब 3D कंपोनेंट करते हैं तो कॉस अल्फा, यहाँ पे आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए भाई पढ़ तो तुम चुके होगे भाई, इतना तो मैं मान के चलता हूँ। और क्या हो जाता है देखो, और यहाँ पे एक ये में तुम्हें और याद करना होगा भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, और क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा
कहाँ सर गामा वामा जिंदगी में आ जाती हैं। साइन स्क्वायर देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। बोल बात समझ आई? ये आपको भाई पता होने चाहिए, 3D कंपोनेंट के लिए था। 3D कंपोनेंट मान लो कैसे, जैसे कि मान लो ये इसके साथ 3D कंपोनेंट का अगर मैं बताना चाहूँ, देखो जो वेक्टर, नहीं हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ जो एंगल बनाएगा इसे मान लेते हैं बीटा, यहाँ पे जो बनाएगा क्या बीटा, अल्फा मानते हैं अल्फा। देखो इसके साथ जो बनाएगा अल्फा, यहाँ पे जो हो जाएगा गामा। बोल बात समझ में आई? अल्फा बीटा गामा 3D कंपोनेंट था भाई, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का 3D कंपोनेंट। और इसका फार्मूला देख लेते हैं, रिजल्टेंट देख एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। देख एडिशन ऑफ वेक्टर में देख शॉर्ट नोट थे, मैंने कहा था भैया शॉर्ट नोट्स हैं तो भैया इसमें सिर्फ जरूरी वाली बातें लिखेंगे, तो बेटा बिना जरूरी की बातें नहीं लिखेंगे। बोल बात समझ में आई? देख जैसे आपने देखा होगा कि यार वेक्टर है, देख ट्रायंगुलर लॉ होता है, एक पॉलीगन लॉ होता है, और एक क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ होता है, पॉलीगन लॉ होता है, और एक पैरेललोग्राम लॉ होता है। आपने पढ़ा होगा कि यार जब भी हम देख ऐसे देख, जरूरी नहीं है तब भी बता दे रहा हूँ। देख मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, जब भी वेक्टर ए के हेड के वेक्टर बी के टेल के साथ जोड़ोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है ये होता है रिजल्टेंट आर वेक्टर, और ये रिजल्टेंट आर वेक्टर ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होता है। ये ट्रायंगुलर लॉ ये किसके लिए यूज होता है? ओनली फॉर 2 वेक्टर, भाई पता है। उसके बाद देख ये ट्रायंगुलर लॉ हो गया, और एक क्या होता है, और एक होता है भैया पॉलीगन लॉ। देख पैरेललोग्राम लॉ, देख होता है पैरेललोग्राम लॉ। देख पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये मान लो वेक्टर ए, जैसे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल के साथ जब जोड़ोगे, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल के साथ जोड़ोगे, तो जब वेक्टर बी को इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, हमने ये अभी शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इसी अभी अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था, है ना। तो ये वेक्टर बी को जब इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, वेक्टरों को ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे, इधर ऐसे। सूरज चल नहीं रहा है। तो बेटा जो इसका डायगोनल होगा, जो इसका डायगोनल होगा ये किसके इक्वल होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर के इक्वल होगा। जब ये रिजल्टेंट वेक्टर आर के इक्वल होगा, सेम यही रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस रिजल्टेंट वेक्टर बी। और एक होता है देख, ये क्या हो गया, पहला हो गया भैया ट्रायंगुलर, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और तीसरा क्या होता है, तीसरा तीसरा पॉलीगन लॉ। देख पॉलीगन लॉ क्या कहता है, देख पॉलीगन लॉ क्या कहता है, देख वेक्टर ए हो गया मान लीजिए, अरे यार देख भैया ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर लॉ का, ये क्या हो गया, ये हो गया भैया पैरेललोग्राम। देख पॉलीगन वाला, देख पॉलीगन लॉ इतनी मोर देन 3 वेक्टर के लिए यूज होता है। देख मान लीजिए वेक्टर ए है, जब वेक्टर ए को वेक्टर बी के टेल के साथ जोड़ेंगे और वेक्टर सी को भी जोड़ेंगे, और वेक्टर सी के जब इसके साथ जोड़ेंगे तो बेटा जो ये आता है ये क्या होता है हमारा, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। देख ये सब बातें उतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है देख उसको लिख रहा हूँ। देख एडिशन ऑफ वेक्टर, देख एडिशन ऑफ वेक्टर में देख रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है भाई अंडर रूट यहाँ देख मैग्नीट्यूड मोड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। देख ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो गया क्या एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए। देख सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये एडिशन के लिए होगी, ये सब्ट्रैक्शन के लिए होगी। और बेटा वहीं पे साइन साइन थीटा साइन अल्फा, देख साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो होगी भैया बी साइन, देखो क्या होगी, देखो बी साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। बोल बात समझ में आई? इस सब्ट्रैक्शन, देख सब्ट्रैक्शन हो गया। देख प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, देख प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, देख स्कूल वाली मैडम हो सकता है ना बताई हो, लेकिन भैया बता दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, देख प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, देख वेक्टर एडिशन में ये क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी कि वेक्टर एडिशन, देख एडिशन के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एडिशन एडिशन एडिशन, देख एडिशन प्रॉपर्टीज, देख प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूँ, देख देख प्रॉपर्टीज देख एडिशन के लिए है। देख क्या होता है ये क्यूमुलेटिव लॉ, देख क्यूमुलेटिव लॉ, अरे यार क्यूमुलेटिव लिख लोगे यार। देखिए क्यूमुलेटिव होता है यानी कि इसकी वैल्यू वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। बोल बात समझ में आई, बोल बात समझ में आई, बोल बात समझ में आई। क्यूमुलेटिव होगा, देख डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बहुत मोटा चल रहा है इसलिए थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा। बोल बात समझ में आई। ये होता है देख क्यूमुलेटिव, ये होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अलावा फॉलो करता है तो भैया ये भी होगा यस। देख ए वेक्टर ब्रैकेट में क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल होगा जानते हो, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी। बोल बात समझ में आई, बोल बात समझ में आई, ये इसकी इक्वल होगा। बस आपको याद रख लेना भाई ये वेक्टर एडिशन में जो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या है क्यूमुलेटिव फॉलो करता है। हाँ, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर ए को इक्वल होगा। क्या एसोसिएटिव में ऐसा देखने को मिलेगा, मिलेगा। ये किसके लिए यूज होगा, ये सिर्फ टिक द करेक्ट ऑप्शन में ही आएगा और जहाँ पे भैया ऐसा लिखा पा जाना यानी टिक मार देना, मैंने वही सही है। बोल बात समझ में आई। हाँ भैया पता है स्कूल वाली मैडम हो सकता है ना पढ़ाई हो, पढ़ाई कि ना बताई हो मतलब, क्योंकि मेरी भी यार स्कूल वाली मैडम, ओहो यार मेरी भी भैया स्कूल वाली मैडम नहीं बताई हैं, तो भैया हो सकता है तुम्हारी भी नहीं बताई हो। बोल बात समझ में आई। द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन लिख लेते हैं। देख सब्ट्रैक्शन मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि भैया मैं लिखने में बहुत काम चोरी करता हूँ। तो भैया देख प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव होता है। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है देख वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नॉट इज इक्वल टू होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के। बोल बात समझ में आई। बस आपको याद रख लेना है ये नॉन क्यूमुलेटिव होता है यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू होता है वेक्टर बी, डी नहीं, वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए के इक्वल नहीं होता है, नॉन एसोसिएटिव होता है, ना ही क्यूमुलेटिव होता है ना ही एसोसिएटिव। सीएटिव नॉन एसोसिएटिव में क्या होगा देख ए वेक्टर माइनस बी माइनस सी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी, यानी कि इक्वल टू ना ही है। देख प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन का, देख वेक्टर सबट्रैक्शन का फार्मूला बता चुका हूँ भाई, उसी स्लाइड में बता दिया था। तो भाई फार्मूला देख बता चुका हूँ, तो भैया क्या देख प्रॉपर्टीज ऑफ देख फार्मूला बता चुका हूँ। देख नॉन क्यूमुलेटिव होता है, दो बात याद रखना यार, स्कूल वाली मैडम नहीं बताऊंगी पता है यार, तब भी नहीं बताएं, देख नहीं बताई हो तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। बात समझ में आई तो भैया आप इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल बात समझ में आई। अगर बताई है तो भैया इसे टिक द करेक्ट ऑप्शन में ही पूछा जाएगा, वैसे नहीं पूछा जाता ये। बोल बात समझ में आई। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देख प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर में यार आप लोग जानते होंगे भैया प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर में दो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। देख जो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ए वेक्टर वी वेक्टर कॉस थीटा की इक्वल्स होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, यानी कि कॉस थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर, कॉस थीटा की वैल्यू, ये सब आपको पता होगी, वैल्यू आपको याद रखनी क्योंकि ये भैया पूछी जाती है। बोल बात समझ में आई। और एक देख इसको तो याद ही रखना है, और एक याद क्या रखना है कि यार आई कैप, देख मैं लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1 होता है। और दूसरा क्या याद रखना है कि भैया आई कैप इज इक्वल्स टू जे डॉट के कैप, के डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है 0। बोल बात समझ में आई। अब देख ये भी हो सकता है स्कूल वाली मैडम क्या हो सकता है कि नहीं बताएंगे, मुझे पता है भाई नहीं बताई बोल नहीं बताई ना देख मुझे पता है, देख स्कूल वाली मैडम इसे नहीं बताएंगे। देख ये क्या बता रहा है जानते हो, देख आई कैप देख ये क्या हो गया आई कैप, ये होता है क्या जे कैप, और ये 3D में क्या होता है के कैप।
देख आई कैप और आई कैप में बीच का एंगल देख, आई कैप का बीच का एंगल कितना होगा, 0। बोल बात समझ में आ रही है। देख आई कैप आ देख एंगल 0 कब होगा, देख अगर इतने पे ये होगा तो मानी कि यानी कि कुछ ये एंगल रख रहा होगा। जब इसको मैंने एकदम एक्स एक्सिस पे कर दी तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कर दी तो भैया क्या होगा, तो 0 होगा एंगल। यानी कि एंगल बिटवीन आई कैप जे कैप के कैप में क्या होता है, 0। और भैया कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 ही होता है ना, श्योर हो। हाँ? देख मुझे भी नहीं पता यार, पक्का। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और 0 में क्या होता है, देख आई कैप जे कैप कितने पे 90 डिग्री पे है ना, तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। श्योर हो यार, पक्का पक्का ना, कॉस 0 0 होता है ना यार। हाँ? भूल गया यार। पक्का श्योर हो तो आगे बढ़ जाए। देखिए हो गया क्या, वेक्टर, देख प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, देख वेक्टर प्रोडक्ट, इसका देख प्रॉपर्टीज, इसका भी याद रख लेना। स्कूल वाली मैडम, देख स्कूल वाली मैडम इतना ही बताई होंगी, मुझे पता है, मुझे पता है। अगर ये सब नहीं बताएंगे तो इतना डीपली नहीं पूछा जाता भैया ये। बोल बात समझ में आई। हाँ देख इसकी भैया इसकी भी दो प्रॉपर्टीज है कि भैया ये क्या होता है, ये होता है ये क्यूमुलेटिव होता है, और ये क्या होता है जानते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यानी कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल्स टू द वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल होता है। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये क्यूमुलेटिव होता है। मैं सी ओ लिख दे रहा हूँ, क्यूमुलेटिव लिख लेना, क्यूमुलेटिव लिख लेना, क्यूमुलेटिव लिख लेना। और क्या होता है, और ये किसके इक्वल होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि ए क्या है भैया, ए बी प्लस सी वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू किसके होगा, देख भैया बहुत दिन हो गया था यार पढ़े, तो यार भूल रहा था भैया, सोचा अभी अभी गलत लिख देता तो यार इसीलिए देख रहा था यार। हाँ? और ये देख ये क्या हो गया, ये एसोसिएटिव ला हो गया, देख क्या हो गया, क्यूमुलेटिव ला होगा। बोल बात समझ आई। स्कूल वाली मैडम ये सब नहीं बताए होंगे। देख उसे तो यार देख रिवीजन सेशन है, तो रिवीजन सेशन देख, रिवीजन देख यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव देख क्या क्यूमुलेटिव ला होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव देख आंसर देख टिक द करेक्ट ऑप्शन में देख ऐसे ही देगा, तो इसको पहचान रहोगे तो सीधा टिक मार दो बस खत्म। ये सब इतना स्कूल वाली मैडम इतना डीपली नहीं लेती हैं। बोल बात समझ में आई। देख प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर देख लेते हैं। देख वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहता है, देख क्रॉस प्रोडक्ट, देख वेक्टर प्रोडक्ट दो होते हैं, होता है क्रॉस प्रोडक्ट, होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमने देख लिया। देख क्रॉस प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, देख क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू साइन ए। ये क्या बताता है, एंगल बताता है। देख इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए वेक्टर वी वेक्टर ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। देखिए इसकी प्रॉपर्टी कुछ होती है, देखिए क्या होता है, नॉन एक्यूमुलेटिव होता है। इस वजह टिक द करेक्ट ऑप्शन में ही पूछा जाएगा, स्कूल वाली मैडम नहीं पूछेंगी। तो क्या होता है, नॉन एक्यूमुलेटिव होता है। आप बस इतना याद रखना कि यार ये नॉन एक्यूमुलेटिव होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव। देख नॉन एक्यूमुलेटिव होता है लेकिन ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लिखा है यार, आप लिख लेना प्लीज़। बोल बात समझ में आई। ये शॉर्ट्स नोट है यार, तो आपको पता ही होंगे यार, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं। और समझाने वाली चीज़ बेटा इसमें 2-2 घंटे लग जाते हैं। बोल बात समझ आई। हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। बोल बात समझ में आई। तो चलते हैं यार, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बोलो श्योर हो हैं, हेलो हेलो हेलो, श्योर हो। देखो यार रात हो चुकी है बहुत, और देख रात हो चुकी है बहुत भाई, चलते हैं सोते होते हैं। तो देख अगले लेक्चर, देख काम की बात कर, देख अगले लेक्चर में, देख अगले लेक्चर में जब आऊँगा भैया, मोशन इन प्लेन, राइट, डिमांड करना मोशन इन प्लेन लाऊंगा। देख मोशन इन प्लेन में क्या होगा, मोशन इन प्लेन में कि भैया कुछ कुछ क्या सीखेंगे, कुछ वो निंजा टेक्निक, कुछ निंजा टेक्निक देख सीखेंगे। देख क्वेश्चन, देख जो क्वेश्चन तुमने 2 पन्ने 3 पन्ने में सॉल्व करता होगा ना, उस क्वेश्चन को भैया 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे, मात्र 2 स्टेप में। देख भोपाल नहीं कीजिए, कराऊंगा ठीक है, बताऊंगा ठीक है। तो इसमें देख मेरे से कुछ नहीं है भैया, मैंने भी कहीं से सीखा है, समझ रहे हो। तो भैया इसमें मेरा कुछ, मुझे ऐसा कुछ मत समझना। तो यार आवाज़ आ रही थी कि नहीं, तो भैया मुझे ऐसा कुछ मत समझना। तो यार मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में। तब तक के लिए भैया स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, टाटा, ओके बाय बाय।